मास्टर के YouTube क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे भारत स्किल के क्वेश्चन बैंक हैं, उसमें हम लोग जो फीटर रेट के क्वेश्चन हैं जो हमारी सीरीज है उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसी के सेट में हमारा ये नंबर 2 है। आप लोग पहला सेट पढ़ चुके हैं। जो हमारा ये दूसरा वाला सेट है उसका ये सेट है। पहले वाले सेट में हम लोग जो क्वेश्चन है टोटल 21 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और ये हमारा दूसरा सेट है। आपको एक बात और बता दें, जो हमारी ये फीटर ट्रेड वाली जो सीरीज है एमसीक्यू है, उसमें आपको 4 मॉड्यूल मिलते हैं। अगर सेमेस्टर 1 में वो टोटल 4 मॉड्यूल मिलते हैं, मॉड्यूल 1, 2, 3 और 4। ठीक है, पहले मॉड्यूल में आपको सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, नंबर 2 में बेसिक फिटिंग से, नंबर 3 में सीट मेटल से, नंबर 4 में मॉड्यूल वेल्डिंग से। लेकिन अगर इसमें आपको ध्यान से देखेंगे तो जो बेसिक फिटिंग होती है इसी में आपको माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, टूल, हैंड टूल्स आदि बहुत सारे क्वेश्चन आपको बेसिक फिटिंग के नाम से ही, टॉपिक का नाम तो हमारा मॉड्यूल का नाम बेसिक फिटिंग दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको हैंड टूल्स और उनके सेटिंग, मतलब फाइल, हर चीज, कटिंग टूल्स, आज ड्रिल, इन सब चीजों के बारे में अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आइए, पहले वाले सेट में हम लोग सेफ्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे लगभग उसको हमने कवर कर लिया था। टोटल 21 क्वेश्चन थे, उसको देख लिए थे। नंबर सेट हमारा ये 2 है। आइए एक एक करके जो एक एक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं जो हमारे सेट 2 के हैं। ठीक है, आइए पहला वाला क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर, कि ये कह रहा है जो हमारी क्वेश्चन है किसमें एक ट्राई स्क्वायर होती है, इसका क्या क्या यूज है। ठीक है, और नंबर 1 पे आ जाता है हमारा टू चेक द राइट एंगल, मतलब समकोण की जांच करने के लिए, टू चेक द एक्यून्यून कोण की जांच करने के लिए, या अबिस्टस एंगल मतलब अधिक कोण की जांच करने के लिए, या हमें सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारी जो ट्राई स्क्वायर होती है वो कैसी होती है, तभी तो हम उसके बारे में जानेंगे वो किस प्रकार के एंगल की जांच करता है। ठीक है, तो हमारी ट्राई स्क्वायर जो होती है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण पे मतलब मापने के काम आती है। ठीक है, ये हमारी है ट्राई स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो इसके दो ब्लेडें होती हैं ये आपस में कितने डिग्री पर झुकी होती हैं, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम 90 डिग्री का कोण मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे इसके पार्ट की जो हमारी ये स्टेट एज होती है, नीचे की ये स्टॉक होते हैं, यहाँ पे एक रिवेट पिनिंग की सहायता से इसे सेट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ये ट्राई स्क्वायर है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किसी समकोण की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आइए नंबर 23 पे चलते हैं। विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, मतलब हम लोग फीटर में जो मार्किंग का यूज करते हैं, जो मार्किंग मीडिया यूज करते हैं, उसमें कौन सा, इनमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें कौन सा जहरीला होता है। व्हाइट वाश होता है, कि पर्सियन ब्लू होता है, कि कॉपर सल्फेट होता है, कि सेल्युलर लिक्कर जो होता है वो, मतलब इनमें चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा जहरीला है जिसकी वजह से हमें, कुछ एसिड होता है जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, तीन में ऑप्शन आ जाता है जो हमारी कॉपर सल्फेट होती है वो बहुत जहरीली होती है, पॉइजनस होती है। देख रहे हैं, ये हमारी व्हाइट वाश मतलब जो चाक होती है उसे व्हाइट वाश कहते हैं। ये हमारी पर्सियन ब्लू है। ये हमारा सेलुलर लिक्विड जो होती है वो हमारी एक लिक्विड के रूप में फ्लो में होती है जिसे हम फर्श पे लगा के उस पे घिस देते हैं। लेकिन जो हमारी कॉपर सल्फेट होती है ये इसमें हल्का सा एसिड के रूप में होता है जिसकी वजह से हमारे मतलब शरीर को नुकसान दे सकती है। ठीक है, तो इसका सावधानी से अच्छे से उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारी इसमें कौन सी जहरीली होती है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, आइए नंबर 24 पे चलते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। ठीक है, तो हमें पहली बात यूनिवर्सल सरफेस गेज क्या होती है उसके बारे में हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे क्या होता है। तो उसमें यूनिवर्सल सरफेस गेज के ये सब उसके पार्ट हैं। स्नग होती है, गाइड पिन होती है, रॉकर आर्म होती है और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होती है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं जो हमारी यूनिवर्सल सरफेस गेज होती है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। इसका आंसर तो स्नग हो जाएगा, लेकिन पहले उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, स्नग क्या होता है। स्नग देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी स्नग है और ये हमारी स्क्राइबर है। इसी को पूछ रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज में जो हमारी स्क्राइबर को कौन पकड़ता है, तो ये जो होती है इसी को स्नग बोलते हैं। जो यहाँ पे टूल की सहायता से, छोटे से एक क्लैंपिंग नट की सहायता से कसा जाता है, इसी को हम स्नग बोलते हैं। ठीक है, वही इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, स्नग हो गया। और जो हमारी होती है इसे स्पिंडल बोला जाता है। ये हमारी फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होती है जिसे हम फाइनल में सेट करते हैं। नीचे हमारी वी वाली ब्लॉक साइज की होती है जिसे हम वी ग्रू बोलते हैं। ये हमारी गाइड पिन होती है उसे सेट करने के लिए। और रॉकर आर्म होती है। ठीक है, ये जो हमारी ए वाली सेट है इसी को रॉकर आर्म बोलते हैं। यह ऐसे आगे पीछे बेंड होके सेट हो सकता है। ठीक है,
तो ये हमारे हो गए यूनिवर्सल सरफेस गेज के कुछ पार्ट, और ये उनमें जो विभिन्न पार्ट हैं उनके बारे में देख लिए। तो आपको एक पॉइंट वाली बात आ जाती है इसमें कि स्क्राइबर को कौन पकड़ता है। स्क्राइबर को हमेशा स्नग की सहायता से पकड़ा जाता है यूनिवर्सल सरफेस गेज में, ठीक है। आइए नंबर 25 पे चलते हैं। इस वॉइस का क्या नाम है? जो इसमें आपको वॉइस दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? ठीक है, अब अगर इमेज में आपको क्लियर नहीं हो, मैं इमेज अभी लगा रहा हूँ। ये हमारा पिन वॉइस है कि पाइप वॉइस है कि हैंड वॉइस है या क्विक रिलीज वॉइस है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है हैंड वॉइस। अब इसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन आपको इसमें से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हैंड वॉइस इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत छोटा होता है, इसे हम हाथ में पकड़कर कोई काम कर सकते हैं, जैसे घड़ी वाला काम होता है, मतलब जो छोटे छोटे, या हमें की होल बनाने मतलब चाबी बनाने का काम होता है, तो हम इसे हाथ में पकड़कर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी आ जाती है हैंड वॉइस बोला जाता है, ठीक है। आइए और चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। नंबर 26 कह रहा है कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है। अब जैसे आपने कुछ नया अभी ब्लेड लिया है, हेक्सा ब्लेड नया लिया है, अगर उसे लगाने के बाद यूज करते हैं, उसके बाद हम कुछ अगर काम करते हैं, हल्का सा फुल्का काम करते हैं, तो क्या होती है, वह ब्लेड ढीला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए, नंबर 1 पे आसान आ जाता है स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, ब्लेड का खिंच जाना होता है। कि रंग पिच ऑफ द, अगर हमने पिच की गलत, जो हमारी ब्लेड है उसकी गलत पिच ले ली है, या हमने सिलेक्शन ऑफ सा जो हमने गलत उसका सेट कर लिया है, या हमने जो चूड़ी उसमें यूज किया वो ढील जाता है या मतलब घिस जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है ए। क्योंकि जैसे अगर नया ब्लेड है तो उसको हल्का सा अगर यूज करेंगे तो हल्का सिकुड़ा, लेकिन अगर हल्का सा हुआ हीट पाता है, फ्रिक्शन पाता है, जो हमारी ये ब्लेड होती है वो हल्की सी स्केच हो जाती है, ठीक है। हल्की सी, ज्यादा ज्यादा नहीं होता, हल्का सा एक चूड़ी या दो चूड़ी और कस दिया जाता है, दोबारा से यह अपने फॉर्म में वापस आ जाता है, ठीक है। तो यही है कि जो हमारी ब्लेड होती है हल्का वो लूज हो जाती है, तो उसको दोबारा से हल्का सा दो चूड़ी रख के टाइट कर दिया जाता है, ठीक है। आइए नंबर 27 पे चलते हैं। नंबर 27 कह रहा है कि पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों को बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? अब ये किसकी बात आ रही है? हमारी हेक्सा की बात आ रही है। हेक्सा में क्या होता है कि हम जब कभी पहले कट क्यों करते हैं या हल्के पतले सेट को जब काटते हैं, तो क्या होता है, उसके दांते टूट जाते हैं, ठीक है। अब दांते टूटने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो हम लोग हाथ हैं, जो हमारे हाथ होते हैं, वह बस खाली, जैसे अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे हल्के से मार करनी हो, तो हम जो हमारी फाइल है, फाइल के होते मतलब हेक्सा बोर्ड की होती है, उसके कुछ ही दांते का तो हल्का सा प्रयोग करेंगे जिसको हमको हल्का सा मार्क मिल जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे हाथ होते हैं, हाथ का बल जो होता है वो हल्के से ही दांत पे काम करता है, मतलब हल्के से ही एक ही जो अगर दांत पे काम करता है, जिसकी वजह से वहां पे टूटने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। आइए नंबर 28 पे चलते हैं। नंबर 28 कर रहा है कार्नर ज्वाइंट, मतलब कार्नर जो ज्वाइंट होते हैं उसको, या हमारे जो स्क्वायर वाले होते हैं उनको हम जब फिनिश करना होता है, कट करना होता है, तो हम किस छेनी का प्रयोग करते हैं? ठीक है, फ्लैट चीजल का उपयोग करते हैं, क्रॉस कट चीजल का, या डायमंड पॉइंट चीजल का, या हाफ राउंड जो हमारी नोच छेनी होती है हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हमें बात आ जाती है स्क्वायर कटिंग की। हमें स्क्वायर अगर कहीं कट करना है तो हम हमेशा कौन सी चीजल प्रयोग करेंगे? डायमंड वाली, ठीक है। अगर हमें कोनों पर कट करना है, देखिए ये जो हमारी यूज हो रही है वो डायमंड वाली है, इसकी जो यहाँ पे एज देखेंगे वो डायमंड है। जैसे यहाँ पे कॉर्नर हल्के से बन रही, मतलब ये हल्का सा कॉर्नर बन, अब यहाँ पे अगर कॉर्नर हमें साफ करना है तो हम जो हमारी डायमंड होती है उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी एज जो है वो अच्छे से साफ होते हुए निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक है। आइए नंबर 29 कहता है कि नेम ऑफ द पार्ट ऑफ हैमर मार गैस। अब ये हैमर आपको मार करके दिखाया गया है, इसमें इस वाले पार्ट को क्या नाम दिया जाता है, मतलब इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? नंबर 1 पे फेस कहा जाता है, कि पिन कहा जाता है, कि चीक कहा जाता है, कि या आई होल कहा जाता है? इन चारों ऑप्शन में आपको क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन को क्या कहा जाता है? चीक। आइए एक एक करके पार्ट को बारे में देख लेते हैं। जो हमारी हैमर होती है इसे हैंडल बोलते हैं, ठीक है। हैंडल में यहाँ अगर पकड़ने के लिए रबर का लगा है तो इसे ग्रिप बोलते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे हमारी जो नीचे वाली है इसे फेस बोलते हैं, ये वाली हमारी हेड हो गई, ठीक है। और ये हमारा इसी को बोलते हैं चीक। यहाँ पे देखिए वेट भी दर्शाया जाता है। अभी क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि जो हमारी हैमर होती है उसका वेट कहाँ दर्शाया जाता है, तो उसके चिक पे दर्शाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आई होल बने होते हैं, ठीक है। तो हमारे ये मेजर मेजर पार्ट हो गए जो हमारे हैमर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चीक। आइए नंबर 30 पे चलते हैं। और 30 वाला क्वेश्चन कहता है कि जो काटने वाले छेनी में प्रतीक गामा, जो हमारा एक गामा है, उसे किस कोण के द्वारा दर्शाया जाता है? तो गामा इसमें देखेंगे तो आपको ए एंगल पूछ रहा है, इस एंगल को
किस कोण के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा गामा है, तो गामा को किस एंगल से जाना जाता है? ठीक है, रैक एंगल से कि वेज एंगल से, कटिंग एंगल से या क्लियरेंस एंगल से? ठीक है, जो हमारी चीजें होती है उसमें कटिंग एंगल्स होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो इसे गामा को बोलते हैं रैक एंगल। ठीक है, ये हमारी गामा है, इसे रैक एंगल बोलते हैं। ये हमारी अल्फा, इसे क्लियरेंस एंगल। और हमारा जो बीटा है इसे बोलते हैं कटिंग कोण। ठीक है, कटिंग एंगल। ठीक है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि जो गामा है, गामा देखेंगे जो यहाँ है, बस हमारा यही है गामा। ठीक है, इसी को बोलते हैं रैक एंगल। ठीक है, और नंबर 2 पा जाती है हमारी पॉइंट एंगल। जो हमारा ये है वो पॉइंट डिग्री, मतलब कितने एंगल पे हम रख के काम करें, तो हमारा आ जाता है ये पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल जैसे इस वाले में दर्शाया गया कि आपको 60 डिग्री का है। ठीक है, इन दोनों अल्फा और बीटा के बीच की जो एंगल है वह 60 डिग्री का बताया, जिसे पॉइंट एंगल बोलते हैं। और नीचे से जो हमारी एंगल बनती है उसे बोलते हैं अल्फा। अल्फा मतलब क्लियरेंस एंगल। ठीक है, और जो इसके सेंटर से एक बात जाती है, जो यहाँ पे देखेंगे आप, सेंटर से जो लाइन गई है ए वाली, ठीक है, इसके और इसके बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं इंक्लाइट एंगल। ठीक है, मतलब कितने डिग्री वह झुक के काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो गामा है वह कौन सा है? ऊपर से जो बनता है उसे हम रैक एंगल बोलते हैं। ठीक है, और नीचे से जो बनता है उसे क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। जहां हमें जॉब से या मटेरियल से, हमारी वर्क पीस से जो कट चीजें हमारी टच की गई होती है उसे हम क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, कि हल्का सा हुआ उसे वहां पे स्पेस छुटा रहे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा रैक एंगल। आइए 31 कहता है कि धातु की उस गुण का नाम बताइए जिससे वह बिना टूटे तार में खींचा जा सके। अब मतलब ये कौन सी गुण होती है जिसमें वह, मतलब उसे डायरेक्ट तार में कन्वर्ट किया, जैसे वह बिना टूटे हुए। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आ जाता है कि हमारा डक्टिलिटी होती है, कि टेंसिटी होती है, कि इलास्टिसिटी होती है, क्या मलेबिलिटी होती है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन से गुण के कारण किसी भी धातु को, मतलब बिना उस टूटे उसे तार में खींचा जा सकता है। तो उसे खींचने के लिए हमेशा जो हमारा मटेरियल होगा वह डक्टिलिटी का काम करता है। ठीक है, अब डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी क्या होता है कि वह धातु का वह गुण होता है जिसके द्वारा हम लंबी लंबी तारें खींची जा सकती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? बिजली के तार होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। जैसे हमारी जो सोने होती हैं, वो चांदी होती हैं, ये बहुत डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसके द्वारा हम क्या होते हैं, बहुत पतली पतली तारें खींची जा सकती हैं। ठीक है, तांबे से भी हम, एल्युमिनियम का भी तार खींचा जा सकता है। ठीक है, तो उसे उसका जो गुण होता है उसे डक्टिलिटी होती है। लेकिन इसमें एक और कंफ्यूजन वाली बात आ जाए, डक्टिलिटी और टेंसिटी। टेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं तन्यता। ठीक है, इसे भी तन्यता बोलते हैं, लेकिन इसे भी, अब तन्यता क्या होता है? टेंसिटी को भी तन्यता ही बोलते हैं। अब तन्यता का मतलब होता है कि वह धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर खिंचाव बल लगने वह टूटती नहीं है, खिंचाव बल को सहन कर लेती है। ठीक है, अब जैसे कोई डक्टिलिटी का मतलब है उसे तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक बात आ जाती है टेंसिटी वाली बात, अगर इसे खींचा जाए, ठीक है, तो यह उसको सहन कर ले, मतलब अपना जो एरिया है उसको न बढ़ाए। अब जैसे कोई अगर रबर का टुकड़ा है, अगर आप उसे खींचेंगे तो उसका शेप बदल जाता है, तो मतलब वो टेंसिटी को थोड़ा कम एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वो खिंच जाता है। ठीक है, और टूटता नहीं है। लेकिन जो हमारा और अदर कोई मटेरियल है, तो अभी टेंसिटी को कुछ समय तक, मतलब जितना उनका स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जितनी होती है उतना उसे वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे वह टूटती नहीं है। तो हमारी ये बात आ जाती है टेंसिटी के थ्रू। लेकिन इसका जो आंसर आएगा तार में कन्वर्ट करने वाली बात, तो हमारे तार किससे कन्वर्ट होती है? डक्टिलिटी से। ठीक है, तो हमारी ये आ जाती है डक्टिलिटी। आइए अगले वाले क्वेश्चन चलते हैं 32 में। 32 क्वेश्चन का कहता है कि हमारा एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। तो एक कह रहा है कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब एक स्पिंडल 0.5 mm पिच का है। ठीक है, अब आपको मैं इसका रिवीजन कर, अगर आप पेड क्लास लिए हैं तो आप उसमें, पेड क्लास में मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया कि इसका कैसे निकाला जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको मैं एक बार और यहाँ पे रिवाइज कर दे रहा हूँ। अब देखिए, इसमें जो दी गई है उसमें दिया है कि यह 0.5 मिलीमीटर का जैसे कोई स्केल दिया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 100 में इसमें बांट के रखा है। तो आपको यहाँ पे देखिए कि जो इसकी थंबल है, जो यहाँ इस वाले क्वेश्चन बात कर रहा हूं मैं, जो थिम्बल की एक डिवीजन की मान है वह 0.5 mm है। ठीक है, थ्रेड का जैसे पूरे, जो यहाँ पे इसके थ्रेड कटी है, ठीक है, ये जो हमारी थ्रेड कटी है उसके एक खाने के, जो यहाँ से एक खाने का मान कितना है? 0.5। ठीक है, जो हमारी ये पिच दी गई है वो कितनी है? 0.5 mm। ठीक है, और जो हमारे थिम्बल है, जो हमारी ये थिम्बल है, इस पे कुल खानों की संख्या कितनी है? 50। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन इस वाले इमेज में, तो हमें इमेज एक्चुअली इसकी मिली नहीं,
तो यहाँ इस वाले में 40 है, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि इस जो हमारा थ्योरी दिया है ये हमारा थिम्बल हो जाता है। अब थिम्बल में क्या है, हमें 50 क्वेश्चन मिले हैं, मतलब उसके 50 भाग हैं। तो 50 एक थिम्बल का मतलब होता है, अगर जो हमारी थिम्बल है वो अगर एक चक्कर घूमती है, अगर हमारी ये थिम्बल एक चक्कर घूमती है, तो जो ए वाली है इस वाली लाइन पे वह 0.5 mm की या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, ठीक, या तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा। तो वही कह रहा है कि एक चक्कर में हमारी जो अगर थिम्बल है वह एक चक्कर घूमती है, तो उसके जो हमारी ये पिच है इस पे वह कितना 0.5 mm या तो आगे जाएगी या तो पीछे जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि वही पूछ रहा है कि 1 mm पे, मतलब एक चक्कर लगाने पर उसकी कितना पिच है, जो हमारी ये थिम्बल में बनी है उसके कितनी भाग है, उसका कितना है। तो वही कह रहा है कि 50 भाग टोटल हैं, जिसमें 50 भाग चलने पर वह कितने भागती है, 0.5 mm का मूवमेंट करती थी। तो इसके एक भाग का मान 0.5/50 कर लेंगे, तो 5/50, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 5/500 तो 1/100, मतलब 1/100 को अगर पॉइंट बदलेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.01 mm, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.01 mm आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0.01 mm, ठीक है। तो ये हमारा एक माइक्रोमीटर का क्वेश्चन था, इसका आंसर आ जाएगा 0.01 mm, ठीक है। आइए नंबर 33 पे चलते हैं। ये भी हमारा देखिए वर्नियर जो कैलिपर की रीडिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए एक एक करके इसके बारे में भी जानते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारी वर्नियर कैलिपर होती है उसकी रीडिंग सूत्र होती है मेन स्केल की माप प्लस वर्नियर स्केल के मेन स्केल से मिलने वाले भागों की संख्या प्लस अल्पतमांक, ठीक है। अब इसमें मेन स्केल क्या होता है, जो हमारी ये ऊपर वाली होती है उसे मेन स्केल बोलते हैं, जो हमारी ये नीचे है वह वर्नियर स्केल है, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में बता रहे हैं। अब इसको क्वेश्चन क्या है, इसकी रीडिंग बताइए। अब देखिए मैं आपको अगर इसमें रीडिंग क्या होगा, इसमें टोटल स्केल तो दी नहीं है कि 0 से शुरू करके। अब इसमें दी है 4 से, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, लेकिन इसके बीच में जो है वो दिया है यहाँ पे पॉइंट करके, ठीक है। यहाँ इस वाले पॉइंट पे एक लाइन खींचा है, इस वाले पॉइंट पे एक लाइन खींचा है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट। अब इसके 4 और 5 के बीच का आधा ए होगा, 5 और 6 के बीच का आधा ए। अब जो इसमें यहाँ से गैप होता है वह 1 mm का होता है। 1 mm का मतलब ये कितना हो गया, 10 mm हो गया, मतलब इसका वैल्यू कितना है, 40 है, इसका 45 है, ठीक है। और ये हमारा 50 हो गया, ये हमारा 55, ये 60, ये 65, ये 70, ये 75, ये 80, मतलब ऐसे ऊपर का 5-5 mm का। तो यहाँ पे देखेंगे जस्ट इसके पीछे जो हमारी ये 0 वाली लाइन है वह कहाँ टच कर रही है, ठीक है। जो हमारी ये लाइन है वो कहाँ टच करे, तो आप देखेंगे यहाँ तक तो ठीक है, ये 40 वाली हो गई। अब 40 से हमारी पहले कौन सी हो गई, 5 mm पीछे आएंगे तो हमारी ये जो बड़ी वाली है वो कौन सी होगी, 35, ठीक, 35 होगा। तो 35 से देखेंगे थोड़ा सा आगे है, अगर आपको इसमें इमेज में देखेंगे 35 से थोड़ा सा आगे है, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा आगे है, लेकिन जो 36 वाली लाइन है उससे थोड़ा सा परे है। तो मतलब मेन स्केल की हमारी रीडिंग क्या हो गई, 35। तो मेन स्केल पे जो हमारी रीडिंग कितनी होगी, 35, ठीक है। अब वर्नियर स्केल पे कितना वैल्यू है, अब वर्नियर स्केल पे देखेंगे कि ये कहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे ये मार्क करके रखा है कि यह 20-20 वाली लाइन जो है वो मेन स्केल से अच्छे से मिल रही है। तो हमारी वर्नियर स्केल पे मान कितना हो गया, 20, ठीक है। अब इसकी लिस्ट काउंट कितना है, अब देखिए वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे हम लोग। तो वर्नियर स्केल का सीधा सा फंडा, आपको लिस्ट काउंट निकालने का मतलब है कि मेन स्केल के एक खाने का भाग, तो यहाँ से एक खाने का भाग कितना है, 1 mm, ठीक है। 1 mm अपान टोटल पूरी लिस्ट कितनी है, 50, मतलब वर्नियर की कितनी है, 50। तो वही है कि 1/50, इसके लिस्ट काउंट निकालेंगे जब हम लिस्ट काउंट, तो 1/50 मतलब आ गया 0.002 mm। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.02 mm, ठीक है। अब 20 का इसमें गुणा करेंगे 0.40, इसका आंसर आ जाएगा वर्नियर स्केल का, ठीक है। तो हमें टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी, वर्नियर स्केल की माप हमारी 35 है। अब इस वाले टोटल का एरिया का मान हमें कितना है, मेन स्केल्स में और अल्पतमांक का गुणा करने के बाद 0.40 आया, ठीक है। अब हमारी रीडिंग कितना हो जाएगा, 35 प्लस 40 जब इसमें जोड़ेंगे 0.40, तो इसका आंसर आ जाएगा 35.40 mm, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35.40 mm। तो इसमें आंसर आपको क्या मिल जाएगा, डी वाला। डी क्या है हमारा, 35.4 है। अब जीरो लगाए या ना जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ये हमारी हो गई वर्नियर रीडिंग से क्वेश्चन, ठीक है। आइए नंबर 34 पे चलते हैं। अब देखिए 34 में एक क्वेश्चन आ गया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की। अगर आपको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर रीडिंग नहीं आ रही है तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है। इसमें
इसमें आपको हमेशा 2 पॉइंट याद करके रखना होता है। अगर ये पॉइंट जो है अगर ये जीरो के राइट साइड में है, मतलब अगर राइट साइड में अगर सिंबल दिया है तो हमें जितना आएगा उतना हम लिख देंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में दिया है, इस साइड दिया है, तो हम उसे 180 में से टोटल एंगल घटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें कितना देखेंगे, कितना एंगल दिया है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो होती है, जो नीचे वाली होती है, अब एक कितने में बटे होता है, इसे मिनट बोला जाता है। मतलब जो 1 डिग्री होती है उसे क्या कहते हैं, मिनट में। 1 डिग्री मतलब ये 60 मिनट टोटल होता है, ठीक है। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वह 1/12 होता है। मतलब एक एक घंटे को, मतलब 60 डिग्री को, ठीक है, 60 को या 12 भागों में डिवाइड करता है। मतलब इसका लिस्ट काउंट कितना आ जाता है, 5 अंश, मतलब 5 मिनट आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 5। मतलब 1 घंटे को 1/12, या अगर हम 60 मिनट को, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, 60/12 करेंगे तो हमारे आ जाती है 5। मतलब यह टोटल जो एक एक खाने हैं इसके, ये 5 डिग्री के बराबर हैं, ठीक है। कितना डिग्री का, 5 डिग्री का। मतलब यहाँ से 0 से 60 तक आपको पूरे 60 डिग्री, 60 मिनट तक का मान दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यह कहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कहाँ मैच कर रहा है, 40, 40 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 41 पे आपको, 41 से थोड़ा सा आगे है और 42 से थोड़ा सा पीछे है। इसमें यहाँ पे अगर पॉइंट करके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि यह 40 से एक, मतलब 40, 41 से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो 41 से थोड़ा सा आगे है अब। तो ठीक है, जो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो इसकी सेम वही बता दें कि लेफ्ट अगर क्लॉक वाइज चल रही है तो उसके बोला सेम वैल्यू रखी जाएगी, एंटी क्लॉक वाइज चले तो 180 माइनस वैल्यू को घटा देते हैं, ठीक है। 1/12 डिग्री मतलब आ गया 5 मिनट, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब मेन स्केल पे हमारी रीडिंग कितनी आ गई, 41 से, मतलब 42 से थोड़ा सा कम है तो मेन स्केल पे हम ले लेंगे 41। अब वर्नियर वाले जो हमारा है इस पे रीडिंग कितनी आ रही है, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे, ये आ गया हमारा 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, हमारी ये 30 वाली हो गई। 35, 30, 35, 40, ठीक है, 40, 45, 50, मतलब ये 50 वाले पे जाके सेम सेम मैच कर रहा था। इसका जो डिग्री मिनट में कितना वैल्यू आएगा, 50 मिनट, ठीक है। जितना आएगा उतना हम इजेक्ट इजेक्ट लिख देंगे। तो इसका वर्नियर पे रीडिंग कितना आया, 50। अब 50 पे आ गया तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ के लिख देंगे, मतलब 41। अब मान कितना हो जाएगा, 41 अंश 50 मिनट, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पर रीडिंग हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। जितना मैच करता है उसको लेते हैं, उसके बाद जितना नीचे का वैल्यू रहता है उसको, लेफ्ट रहेगा तो 180 में घटाएंगे, राइट वाला रहेगा तो जितना आएगा जितने मिनट में हम उसको लिख देंगे, ठीक है। आइए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। हमारा 35 क्वेश्चन का आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज। जो हमारी फिलर गेज होती है इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो हमारे जो फिलर गेज होती है उसका उपयोग होता है किसी की, मतलब किसी चेक द विड्थ, चौड़ाई की जांच करने के लिए, या ऊंचाई की ज्ञात करने के लिए, या लंबाई की जांच करने के लिए, या हमें चेक द गैप बिटवीन द मैचिंग पार्ट, दो मैचिंग पार्ट के बीच की गैप जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होता है, देखिए फिलर गेज जो होते हैं वो ऐसे एक पट्टी के रूप में होते हैं, ठीक है। एक ब्लेड के रूप में पतले पतले पट्टी के रूप में होते हैं। इनकी प्रत्येक की अलग अलग मोटाई होती है, जैसे 1 mm इसका है, 0.5 है, 0.10, 0.15 है, ठीक है। इसका 0.20 है, 0.25, इसकी मतलब पतले को थिकनेस होती है, ठीक है। एक एक थिकनेस होती है। अब जैसे हमें जो हमारी ये स्पार्क प्लग लगी है, ठीक है, जो बाइक में यूज होती है स्पार्क प्लग, इसमें देखेंगे हल्की दोनों के बीच में गैप होती है, ठीक है। अब वही अगर हमें गैप पता करना हो तो हम कैसे क्या ज्ञात करेंगे, जो हमारी फिलर गेज होती है इसमें हम एक एक करके डालेंगे अंदर, ठीक है। जो एकदम बढ़िया से सेट करके खा रहा है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा कि उसके बीच की जो थिकनेस है उतना mm है, ठीक है। ये तो इससे हम उसकी जो दोनों के बीच में गैप होती है उसको अच्छे से जान पाते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, दो मिलने वाले भागों के बीच की जो हम गैप होती है उसको देखते हैं इससे, ठीक है। आइए 36 वाले क्वेश्चन करते हैं। एक और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। अब डायल कैलिपर में कैसे रीडिंग पढ़ी जाती है मैं आपको बताता हूँ, आराम से एकदम घबराइएगा मत जब क्वेश्चन आए तो इससे। अब इसमें देखिए पहले तो आपको मेन स्केल पे कितनी रीडिंग है, ठीक है। तो 0 से 1 दिया है, मतलब ये 5 होगा, 5 देने का मतलब ये कितने का है, 10 का है, ठीक है। अब ये 10 का है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15, ये हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। अब 20 के बाद देखेंगे हल्की से हमारी अगली वाली दिख रही है, अगर अगली वाली लाइन दिखती नहीं तो हम 25 से पहले लेते हैं, लेकिन ये अगली वाली लाइन हमें दिख रही है तो हमारे यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। मेन स्केल पे हमारी कितनी आ गई, 25,
ठीक है। अब बात आ जाती है प्लस करेंगे, अब हमें डायल कैलिपर पे जितनी लाइन आएगी हम उसको ऐड करेंगे, मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें देखेंगे कि कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं सॉल्यूशन में, तो मुख्य पे हमारी कितनी आ गई, 25 आ गई। अब हम डायल रीडिंग पे कितनी आएगी वैल्यू उसको देखते हैं। अब डायल पे जब हम देखेंगे तो डायल पे हम देखेंगे इस वाले पे जितना है इसका 20 वाले पे यहाँ है हल्का सा, ये 25 से थोड़ा सा पहले मैच कर रहा है, क्यों, देखिए 20 हो गया, ये 21 ये वाली, ये 22, ये 23, ये 24 वाली लाइन पे मैच कर रहा है, ठीक है। जो इसकी लाइन है वो 24 पे मैच कर रही है सुई की। अब 24 पे मैच कर रही है, अब इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.05 mm, ठीक है। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, 24 में 0.05 mm का गुणा करेंगे। अब जैसे ही इसका गुणा करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.20, हमारी इसकी डायल वाले की रीडिंग आ जाएगी। अब डायल वाले की रीडिंग हमारी मिल गई, तो हमारा अब वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हमारा मेन स्केल की आई थी उसको लिखेंगे, अब प्लस वर्नियर वाली हमारी आ गई जो डायल की है 1.20, ठीक है। तो हमारा टोटल वैल्यू कितना आएगा, 26.20 इसकी आंसर आ जाती है, ठीक है। डायल कैलिपर की जो हमारी आंसर है, इसका जो जो हमारा इमेज दिखा गया है इसका वैल्यू आराम से आपको दिख गया, ठीक है। आराम से अगर एक दो बार क्वेश्चन समझ में नहीं आने तो आराम से इसे सॉल्व करेंगे पेशेंस के साथ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आइए अगले वाले क्वेश्चन चलते हैं। अब 37 क्या क्वेश्चन कहता है कि व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन। अब ये कह रहा है जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है वह किस ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। नंबर ए पे आइडियल ऑपरेशन में, नंबर बी पे रिपीटेड ऑपरेशन में, या नंबर सी में कॉन्टिन्यूअस मिलिंग ऑपरेशन में, या नंबर डी में सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। अब जो हमारी गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है उसको देख लेते हैं। जो हमारी गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है इसमें क्या होता है, विभिन्न ऑपरेशन एक साथ किए जा सकते हैं। अब जैसे हमारा कोई जॉब है, ठीक है, एक कह रहा है सक्सेस क्रमिक संचालन का मतलब क्या है, जैसे काम है। अब जैसे मान लीजिए कोई जॉब है, ठीक है, इस पे हमें 4 टाइप के ड्रिल करने हैं। जैसे यहाँ पे हमें करना है 5 mm का, ठीक है, यहाँ पे करना है हमें 7 mm का, यहाँ पे हमें करना है 6 mm का, यहाँ पे करना है 8 mm का, ठीक है। हमें 4 ड्रिल करने हैं, 4 पार्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, इसमें हम 5 वाला सेट कर देंगे जो ड्रिल बिट है 5 का, इसमें हम 8 का, 7 का, मतलब एक क्रम से जिस हिसाब से रखना। अब हम इस पे लगाएंगे जॉब पे तो हमारा इस पे आ जाएगा, यहाँ पे ड्रिल हो गया। उसके बाद हम इस पे ले आएंगे, यहाँ पे हमारा ये दूसरा वाला ड्रिल हो गया। तीसरे वाले को ले जाएंगे तो हमारा इस पे हो जाएगा, और नंबर चौथे वाले पे जाएंगे लास्ट में तो हमारा ये प्रोडक्ट बाहर निकल गया, ठीक है। तो इससे सक्सेसिव मतलब हमारा अगर एक प्रोडक्ट में लास्ट वाले में ड्रिल हो रहा होगा तो हम दूसरे से नए वाले हमारा एक खाली हो जाएगा, तो इसमें हम कोई दूसरा प्रोडक्ट करेंगे, कोई दूसरा जॉब करेंगे। फिर इसके बाद हम इस पे ड्रिलिंग करेंगे, इसके बाद इसके जाएंगे, इसके बाद तीसरे वाले पे जाएंगे, तीसरे से चौथे पे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे हमें दूसरा जॉब लेते हुए चले आएंगे। तो ये हमारी एक प्रकार की क्या हो रही है, क्रम रूप से हमारा काम हो रहा है। तो इसी को बोला जाता है कि सक्सेसिव ऑपरेशन, मतलब एक साथ एक क्रम बाय क्रम हमें काम करने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी मशीन हो जाती है, गैंग ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। आइए नंबर 38 पे आ जाते हैं। 38 कहता है कि वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर में स्टैक का एक अभिन्न हिस्सा, जो अभिन्न हिस्सा का मतलब है जो वह अलग नहीं हो सकता उसमें से, वह एक अभिन्न हिस्सा होता है। वह कौन सा होता है, डिस्क होता है, एक डायल होता है, एक ब्लेड होता है, या मुख्य पैमाना होता है। कौन सा जो पार्ट होता है वह उसका अभिन्न हिस्सा, वह अलग नहीं होता। अब आइए जो हम देख लेते हैं, जो हमारे वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर होती है इसमें जो हमारी होती है वो ब्लेड होती है, इसको हम अलग कर सकते हैं। बीम होती है, हम इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी ये डायल होती है जिस पे लिखा गया होता है उसे हम कहाँ से अलग करेंगे, वो तो ऑलरेडी उस पर प्रिंटेड होती है। तो हमारे मेन स्केल पे ऑलरेडी प्रिंटेड होती है, तो हमारा ये आंसर कौन सा हो जाएगा, डायल, ठीक है। इसे हम अलग नहीं कर सकते, मतलब यह उसका एक अभिन्न हिस्सा, उसके बिना आप कोई काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायल, ठीक है। आइए अगले वाले पे चलते हैं। जो 39 आ जाता है क्वेश्चन की, जो हमारी एक्स ग्रुप में जो हमारी फाइल है इसको क्या नामकरण दिया है। जो एक्स कहाँ दिया गया है, ए वाली पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये पार्ट आपको अच्छे से पूरे पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं कि एज बोलते हैं, फेरल बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फेरुल। इसके फोरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह जो अंदर इसे अंदर जाके हैंडल में सपोर्ट करती है और हैंडल के ऊपर लगाया, जिससे हैंडल जो हमारी होती है वो फटने से बच जाती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें एक एक क्वेश्चन करके। जो हमारी ये है इसे फेरुल बोलते हैं। जो यहाँ पे हल्का सा बेंड है इसे शोल्डर बोलते हैं। जो यहाँ पे बिना टीथ की होती है उसे हिल बोलते हैं, ठीक है।
ये हमारी टैंग होती है जो हल्की सी यहाँ तिरछी होती है, इसे हम एज बोलते हैं जहाँ से हमें कट करता है। ये हमारी फेस हो गई, ये आगे वाला पार्ट हमारा टिप हो गया, पॉइंट हो गया, ये हमारी हैंडल हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे पूछ रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, फेरुल। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, फेरुल। आइए नंबर 40 पे चलते हैं। नंबर 40 में क्या कह रहा है कि जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया है। अब फिनिश्ड साइज के मतलब हमें उसे जब फिनिशिंग के लिए करना होता है, जब हमें फाइनल प्रोडक्ट देना होता है, तो हम कौन सा फाइल यूज करेंगे, सिंगल कट फाइल की, कर्व कट की, सेकेंड कट की, डबल कट। अब इसमें आपको आंसर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे फिनिशिंग वाली कौन सी फाइल होती है। सिंगल कट होती है, कर्व कट होती है, सेकेंड कट होती है, डबल कट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड कट फाइल। अब सेकेंड कट फाइल का होने का मतलब है कि यह इनमें से कौन सा सबसे फिनिश होगा। ठीक है, ये आपको तीन मैं इमेज ले आया हूँ। देखिए, ये हमारी है फ्लैट बास्टर। ठीक है, फ्लैट बास्टर हमारी है, और ये हमारी फ्लैट सेकंड कट है, ये हमारी फ्लैट स्मूथ है। ठीक, इसमें फ्लैट स्मूथ अगर नहीं दिया है तो हम इसको नहीं लगाएंगे। हमारा ऑप्शन कौन सा दिया है, फ्लैट सेकंड कट। तो इन जो है तीनों चारों ऑप्शन में से जो हमारी सेकंड कट वाली फाइल होती है वह इन सबसे अधिक स्मूथ होती है। सबसे अधिक तो डेड स्मूथ होती है, लेकिन जो हमारे इन इन चारों ऑप्शन में से हमारी जो सेकंड कट वाली फाइल होती है वह इन इन चारों में से स्मूथ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी सेकंड कट जो फाइल है हमारा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं कि किस फाइल में हम समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जो कौन से फाइल होते हैं वो समांतर जो किनारे होते हैं पूरी लंबाई में होते हैं। अब पूरी लंबाई में होने का मतलब क्या है कि इसमें टेपर नहीं होते हैं। ठीक है, जो हमारी फाइल कौन सी होती है जो पूरी लंबाई में होते हैं वह टेपर नहीं होते हैं। ठीक है, उसे कौन सा फाइल बोलते हैं। अब देखेंगे कि जो हमारी ये फाइल होती है वह सीधे होती है, मतलब हल्की, ये पूरी लंबाई में होती है। यहाँ पे आपको टेपर देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन सी होती है, हैंड फाइल होती है, एक बास्टर्ड फाइल होती है, एक रास्प कट होती है, एक सिंगल कट फाइल होती है। तो ये हमारी होती है हैंड फाइल। जो हमारी हैंड फाइल होती है वह पूरा मतलब यहाँ से वहां तक पूरा आयताकार होती है। और इसके जो यहाँ पे एज होते हैं, यहाँ पे कोई आपको दांतें देखने को नहीं, इस साइड भी और उस साइड भी जो होती हैं वहां पे आपको कोई दांतें देखने को नहीं मिलेगी। इसके जो दांते होते हैं बस खाली ये ऊपर होते हैं, इसीलिए इसको सेफ एज फाइल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हैंडल हो गए, यहाँ पे कॉलर लगा होता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कि हैंड फाइल जो होती है, ये गलत टाइप है, यहाँ पे हैंड फाइल होगा, लाइफ लिख गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हैंड फाइल। इसे बोलते हैं सेफ एज हैंड फाइल भी बोलते हैं। ठीक है, आइए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा सॉरी, यहीं पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए लगभग। तो आइए जब हम अगली क्वेश्चन करेंगे तो जो हमारा सेट 3 होगा उसमें हम लोग बात करेंगे आने वाले अगले जो क्वेश्चन है 21, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जल्द ही अगला सेशन होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको चैनल को अच्छा लग रहा हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।